नमस्कार दोस्तों। आपने कभी ना कभी इस एलर्जी शब्द का नाम तो सुना ही होगा और आपने देखा भी होगा कि कुछ लोगों को अक्सर कभी किसी मौसम में या किसी फूड से एलर्जी होती है। देखते हैं कि क्या कारण है एलर्जी का और क्या है इसका उपचार। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है एलर्जी। वास्तव में एलर्जी और कुछ नहीं, हमारे इम्यून सिस्टम का एक एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है किसी सब्सटेंस के लिए। जनरली इम्यून सिस्टम किसी भी फॉरेन एंटीजन के लिए एक रिस्पॉन्स शो करता है, मगर ये इतना ज़्यादा नहीं होता, इसी वजह से हमें जनरली इसका पता नहीं चल पाता। लेकिन जब भी किसी एलर्जन से इम्यून सिस्टम का आमना सामना होता है, तब ऐसे समय पर इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा ही अग्रेसिव हो जाता है और इस एग्रेसिव होने की वजह से कुछ रिस्पॉन्स शो करता है, जो कि ज़्यादातर रेडनेस और इचिंग या फिर पेन के फॉर्म पर हो सकता है। अब जो सब्सटेंस एलर्जी पैदा करते हैं इसे हम एलर्जन कहते हैं, जो कि या तो फूड हो सकता है, पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, पेट्स में पाए जाने वाले डैंड्रफ्स हो सकते हैं, कुछ तरीके की मेडिकेशन से भी एलर्जी होती है, इंसेक्ट की बाइटिंग से भी एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो कि समझे नहीं गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एलर्जी का कारण बनते हैं। देखते हैं इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है। वास्तव में हमारी बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट इम्यून सेल्स होती हैं, जैसे कि बी सेल और टी सेल। जब भी कोई एंटीजन बी सेल से इंटरैक्ट करता है तो उसकी सरफेस में मौजूद एंटीजन से ये बाइंड हो जाता है और इस एंटीजन से बाइंड होने के बाद में बी सेल को ये खबर टी सेल को देनी होती है। इसी वजह से इन दोनों में एक इंटरैक्शन होता है। जैसे ये खबर टी सेल को लगती है कि कोई एंटीजन बी सेल से बाइंड हो चुका है, बी सेल कन्वर्ट हो जाती है मेमोरी बी सेल में और प्लाज्मा बी सेल में। मेमोरी बी सेल तो बॉडी के अंदर रहती है ताकि अगला एंटीजन जब आए तो उसके लिए बी सेल रिस्पॉन्स कर सके, और प्लाज्मा सेल उसी वक्त ढेर सारी एंटीबॉडी रिलीज़ कर देती है, जिससे ये एंटीबॉडी उस एंटीजन तक पहुँचे और एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर दे। लेकिन एलर्जी की कंडीशन में जब ये एलर्जन बी सेल के एंटीबॉडी पर पहुँचता है, तब बी सेल अगेन मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होती है और प्लाज्मा सेल ढेर सारी इम्यूनोग्लोबुलिन ए को सिक्रीट करना शुरू कर देती है। अभी ढेर सारी इम्यूनोग्लोबुलिन ई जाकर पहुंच जाती है मास्ट सेल के रिसेप्टर पर। मास्ट सेल ऐसी सेल्स होती है जिनके पास बहुत ज़्यादा हिस्टामाइन के और वैसोएक्टिव अमाइन के बहुत ज़्यादा ग्रैन्यूल्स होते हैं इनकी सेल के अंदर। अब जैसे ही आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन ई इनके सरफेस से बाइंड करते हैं तो मास्ट सेल सेंसिटाइज हो जाती है। अब अगली बार जब एलर्जन फिर से इम्यूनोग्लोबुलिन ई से मास्ट सेल पर टकराता है, तब एलर्जन और इम्यूनोग्लोबुलिन ई की बाइंडिंग होती है, जिससे तुरंत बहुत सारे वेसोएक्टिव अमाइन या हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स जैसे सब्सटेंसेस मास्ट सेल से बाहर आ जाते हैं और यही बहुत ज़्यादा मात्रा में वैसोडाइलेशन कराते हैं और स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। जनरल भाषा में इसी की वजह से ही रेडनेस, इचिंग, छींकना जैसी क्रियाएं बॉडी में होती रहती हैं। अब देखते हैं कि एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं वो सीवियर भी हो सकते हैं और माइल्ड भी हो सकते हैं। माइल्ड सिम्टम्स में छींक का आना, इचिंग का होना, बॉडी में रैशेस का आ जाना कुछ आम सी एलर्जीज़ में होता है। लेकिन एलर्जीज़ कभी कभी बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है, जिसमें मरीज़ को सांस लेने तक की दिक्कत हो सकती है अगर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में हुआ हो तो, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं एनाफाइलैक्सिस। अगर हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि एलर्जिक रिएक्शन स्किन पर हुआ है तो स्किन पर इचिंग हो सकती है, एक चत्ते से दाग पैदा हो सकते हैं जिसे हम हाइव्स कहते हैं, रेडनेस आ सकती है और स्किन में स्वेलिंग पैदा हो सकती है, या आपका चेहरा भी स्वेल कर सकता है, आंखों का एरिया स्वेल कर सकता है। जब भी ये सिम्टम्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होते हैं एलर्जी के, तो ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बार बार खांसी आती है। इसके अलावा चेस्ट में टाइटनेस से फील होती है और थ्रोट भी हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकता है। अगर यही एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हो तो नोजिया यानी कि उल्टी जैसा लगना, वॉमिटिंग यानी कि एक्चुअल में उल्टी का हो जाना, डायरिया और एब्डोमिनल पेन जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स में जब ये एलर्जी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स में होती है तो पल्स रैपिड या वीक हो सकती है और ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप कर सकता है। इसकी वजह से चक्कर आने जैसे सिम्टम्स या डिजीनेस जैसा सिम्टम हो सकता है। आइए बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। सबसे पहले पेशेंट को ये जानना ज़रूरी है कि एलर्जन, उसके लिए एलर्जन क्या है,
यानी कि उसे किस चीज़ से एलर्जी है, ताकि वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसे अवॉइड कर सके उसका एक्सपोजर। दूसरा, मान लीजिए कि किसी को फूड से एलर्जी है, तो उसे वो फूड खाना बंद करना होगा, जिससे जैसे पीनट से कई लोगों को एलर्जी होती है, एग से एलर्जी होती है, या बैगन से एलर्जी होती है। तो ऐसे समय पर उसे वो खाना बंद करना होगा ताकि एक्सपोजर अवॉइड हो सके। कई लोगों को पॉलन ग्रेन से या डस्ट से भी एलर्जी होती है, तो उस वक्त पर उन्हें इन सारे एलर्जन से खुद को प्रोटेक्ट करना होता है। लेकिन मान लीजिए कि उन्हें एलर्जी फिर भी होती है और एक्सपोजर हो ही रहा हो, तो ऐसे समय पर एंटीहिस्टामाइन दी जाती है मेडिकेशन के तौर पर। एंटीहिस्टामाइन ऐसी ड्रग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल लाइक सिट्रिजीन, मोंटेक्लुकास जैसी ड्रग्स होती हैं। ये ड्रग्स बेसिकली जो वैसो एक्टिव अमाइंस हिस्टामाइन के फॉर्म पर निकलते हैं, ये हिस्टामाइन को जाकर के बाइंड कर लेते हैं और हिस्टामाइन को रोकते हैं रेडनेस क्रिएट करने से। इसके अलावा अगर सांस लेने में तकलीफ हो, नाक कंजेस्टेड हो गई हो, तो ऐसे समय पर डिकॉन्जेस्टेंट के स्प्रेज भी दिए जाते हैं। दूसरा, नेज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश करते हैं, या जो रेडनेस या कॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं उसको कम करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर चेस्ट में एलर्जी हुई हो, तो ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं, जिससे ब्रोंकस जो होते हैं चेस्ट के जो हमारे लंग के पास जो ट्यूब होती है, वो ट्यूब रिलेटिवली थोड़ी चौड़ी हो जाती है, जिससे एयर का पैसेज ईजी हो जाता है। और कुछ कंडीशन में एपिनेफ्रिन भी इसके मेडिकेशन के तौर पर दी जाती है। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी भी ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है, जिसमें एलर्जन के स्मॉल अमाउंट को बार बार पेशेंट्स को दिया जाता है, ताकि पेशेंट का इम्यून सिस्टम उस एलर्जन के लिए डिसेंसिटाइज हो जाए। इसके अलावा एक इमरजेंसी एक्शन प्लान होता है, जैसे किसी को एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हो सकते हो, अगर किसी में ज़्यादा संभावना हो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस की, तो ऐसे समय पर उन्हें एक एपिनेफ्रिन ऑटो इंजेक्टर साथ में रखना होता है। हॉस्पिटल में भी ये फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। वैसे एलर्जी को सबसे पहले मैनेज करना, उसके सिम्टम्स को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इन्फ्लेमेशन जो होते हैं वो काफ़ी इरिटेटिंग होते हैं। इसके अलावा बॉडी के इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को भी एलर्जन से रिड्यूस करना ज़रूरी है। जब भी एलर्जी हो तो इसके लिए हमें इम्यून रिस्पॉन्स को रिड्यूस करना ज़रूरी हो जाता है। ऐसी ड्रग्स का उपयोग करना ज़रूरी हो जाता है, जिससे बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स कम शो हो। इसके अलावा एलर्जी को प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एलर्जिक रिएक्शन को प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर भी अगर ये सिम्टम्स आ रहे हो, तो एलर्जिस्ट यानी कि ऐसे डॉक्टर जो कि स्पेशली हाइपर सेंसिटिविटी को ठीक कर सकते हैं, ऐसे डॉक्टर से ठीक से कंसल्ट करना भी ज़रूरी है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।